हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पूरे मन से पढ़ रहे होंगे और हर वीडियो को अच्छे से समझकर नोट्स बना रहे होंगे, राइट? इसी तरीके से कंटिन्यू आप सभी वीडियोस को स्टडी करते रहिए। आज क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक हमारा रोशनी प्रसार और कैलोरी मिति है, जिसके लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध। आज हम इस टॉपिक में जब आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक घनाकार वस्तु लेंगे। कैसी वस्तु लेंगे? घनाकार। ये घनाकार वस्तु ली, ओके। और हमने मान लिया कि इसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। घन में बेटा चूंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं, इसलिए और घन है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि घन का आधार वर्ग होता है, स्क्वायर पर घन तैयार किया जाता है। तो अगर हम घन का आयतन निकालना चाहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बेटा इस घन का अगर हम प्रारंभिक आयतन निकालें तो क्या होगा? घनाकार वस्तु का प्रारंभिक आयतन। तो प्रारंभिक आयतन को हम कितना मान लें? V1। कितना मान लिया? V1। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चूंकि घन की तीनों भुजाएं बराबर होती इसलिए भुजा क्यूब भी कह सकते हैं। तो जब 1 का क्यूब आप करोगे तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमने माना इस घनाकार वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। अगर इस घनाकार वस्तु के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, कितना? अल्फा। तो आप जानते हैं चूंकि अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणे डेल्टा टी। तो अल्फा बराबर ये हो जाएगा डेल्टा एल, और एल इसकी प्रारंभिक लंबाई 1 सेंटीमीटर थी। टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो डेल्टा एल का मान किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा से। यानी जब आप इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दोगे तो इसकी भुजा की लंबाई में वृद्धि अल्फा सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसकी जो भुजा है हमारी वो बढ़ जाएगी। तो जब इसकी ये भुजाएं बढ़ जाएगी तो अब ये हमने मान लिया इसकी न्यू भुजा हो जाएगी 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। अगर इसकी भुजा 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर हो जाएगी तो इसका आयतन भी बदल जाएगा। इसके आयतन
में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो ताप वृद्धि के बाद वस्तु का आयतन, ताप वृद्धि के बाद वस्तु का आयतन कितना हो जाएगा? V2 बराबर भुजा क्यूब। अब बेटा भुजा हो जाएगी 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा। अगर इसको तोड़ दें तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो ये V2 बराबर कितना आ जाएगा? अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और फिर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। तो ये V2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये अल्फा स्क्वायर और ये 2 अल्फा स्क्वायर यानी 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 अल्फा प्लस अल्फा यानी 3 अल्फा, ये अल्फा क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 अल्फा। तो ये इसका आयतन हो गया V2 बराबर 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा। अब अगर हमको क्या निकालना है कि इसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो V2 में से V1 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नोट करो बेटा इसको। तो अब हम क्या करेंगे? V2 में से V1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा? वस्तु के आयतन में वृद्धि या परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो जाएगा? डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। तो डेल्टा V बराबर V2 का मान 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा, और V1 का मान था 1। ये बेटा प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा V बराबर ये आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा। मैंने आपको बताया था कि अल्फा का जो मान होता है धातुओं के लिए, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत सूक्ष्म मान हुआ करता है। अगर अल्फा के मान में परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होगा, छोटे परिवर्तन होंगे, तो अल्फा स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, अल्फा क्यूब और भी छोटा हो जाएगा। तो इनको हम अल्फा की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज लिख कर बताई। तो ये 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो बेटा डेल्टा V बराबर कितना बचेगा? 3 अल्फा। कितना बचेगा? 3 अल्फा। अतः यदि घनाकार वस्तु के पदार्थ का रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसार गुणांक गामा कितना हो? गामा। तो गामा बराबर किसके हो जाता है? गामा बराबर डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T। V की जगह पर क्या लिखेंगे? V1। तो गामा बराबर डेल्टा V की वैल्यू कितनी आई है? 3 अल्फा। V1 का मान 1 था, डेल्टा T का मान भी 1 था। तो गामा बराबर किसके हो जाएगा? 3 अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुने के बराबर होता है। कंफर्म है? तो इस तरीके से
ये हमारा रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ड्राइव हो गया। आयतन प्रसार गुणांक गामा है और अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, यानी आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुने के बराबर होता है। तो ये बेटा संबंध ड्राइव हो गया, सभी बच्चे इसको नोट करें। नोट हो गया बेटा। तो अब देखिए यहां पर हम एक विशेष नोट देखेंगे। आइए जरा आपको एक विशेष नोट बताते हैं। विशेष क्या है बेटा? एक विशेष नोट देखेंगे यहां पे, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा आयतन प्रसार गुणांक। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है 2 अल्फा और गामा की वैल्यू निकाली है 3 अल्फा। यानी अगर अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा का अनुपात निकालें तो 1:2:3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा 1:2:3। समझ में आया? इसका मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक का जो रेशियो होता है वो 1:2:3 का रेशियो होता है। कन्फर्म? तो ये बेटा हमारा रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक खत्म हो जाता है यहीं पे। और इस तरीके से जो ठोसों का तापीय प्रसार था वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रसार हमें यहां पर 3 चीजों में पढ़ने हैं। एक ठोसों का प्रसार, दूसरा द्रवों का प्रसार और तीसरा गैसों का प्रसार। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा द्रवों का प्रसार। द्रव में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है, राइट? अब हम लोग जानेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। द्रव में ऊष्मीय प्रसार। द्रवों का जो ऊष्मीय प्रसार है वो 2 प्रकार से होता है। अब चूंकि द्रव में पहली बात तो समझ लीजिए कि द्रव में केवल आयतन प्रसार ही होता है, यह ध्यान रखें। ना तो द्रव में रेखीय प्रसार होगा और ना द्रव में क्षेत्रीय प्रसार होगा। द्रव में केवल आयतन प्रसार ही होता है। कन्फर्म? और उनमें भी जितने भी द्रव हैं उन सभी द्रवों में जो जल है अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। उनमें से जो जल है अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो जल का ऊष्मीय प्रसार होता है वो अन्य द्रवों के प्रसार की तुलना में डिफरेंट होता है। इसलिए हम जल के आयतन प्रसार को अलग से डिस्क्राइब करेंगे, अलग से उसको डिस्कस करेंगे, राइट? तो अभी हम सामान्य द्रवों की बात कर रहे हैं और उन सामान्य द्रवों में आपको जल को दिमाग में नहीं रखना है। क्लियर? किसी भी द्रव में जो आयतन प्रसार होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक हमारा होता है
आभासी प्रसार और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। यानी द्रव में जो प्रसार है वो दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रसार होता है, एक वास्तविक प्रसार होता है, राइट। जैसे अब हम आपको आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार के बारे में बताएंगे। सपोज कीजिए मैंने एक बर्तन लिया, ये एक बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन में कोई द्रव हमने भर दिया। ये मान लीजिए इस बर्तन में कोई द्रव भर दिया, ये द्रव इस बर्तन में किसी बिंदु बी तक भरा हुआ है। कहां तक? बी तक। बी पर एक मैंने निशान बना लिया कि द्रव का तल यहां तक है। अब इसके बाद हम इस बर्तन को गर्म करेंगे। जब इस बर्तन को गर्म किया जाएगा इस बर्तन को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया। जब इस बर्तन को हम गर्म करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि द्रव का में तो जो ताप बढ़ाने पर तो इनका आयतन बढ़ना चाहिए, जितने भी द्रव हैं सबका ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, बस केवल जल को छोड़कर। जल की बात अभी हम दिमाग में नहीं रखें। अब हम ये देखते हैं कि जब इसका आयतन बढ़ेगा तो तल बी से कहां जाना चाहिए? ऊपर। लेकिन बेटा आप क्या देखोगे कि इसका तल बी से घटकर रिड्यूस होगा सी पर, यानी जल का आयतन बढ़ने की बजाय घट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले ऊष्मा किसको मिलती है? बर्तन को। और जब बर्तन को सबसे पहले ऊष्मा मिलेगी तो बर्तन के आयतन में प्रसार होगा, यानी बर्तन का आयतन बढ़ जाएगा। और जब बर्तन का आयतन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो द्रव का तल कहां आ जाएगा? नीचे। अब बर्तन को जितना बढ़ना था वो बढ़ गया, उसमें प्रसार हो गया। अब इसके बाद जो ऊष्मा आप देंगे वो ऊष्मा इस जल को प्राप्त होगी, जिससे जल अपने आयतन में क्या करेगा? इंक्रीजमेंट करेगा, वृद्धि करेगा। और इसके बाद फिर ये तल ए बिंदु कर जाएगा, यानी इसके बाद फिर ये इंक्रीज कर जाएगा। समझ में? तो सामान्यतः हम लोग यहीं तक प्रसार काम करते हैं, उसमें हम ये नीचे वाले प्रसार को चेक नहीं करते। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यदि किसी द्रव के आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन प्रसार हो रहा है द्रव का, और उसमें बर्तन के प्रसार को ध्यान न दिया जाए, बर्तन के प्रसार को न मापा जाए, तो जो द्रव का आयतन प्रसार होता है वो आभासी आयतन प्रसार कहलाता है। क्या कहलाएगा? आभासी आयतन प्रसार, राइट। और अगर द्रव में जब आयतन प्रसार चेक किया जाए तो बर्तन के प्रसार को भी काउंट कर लिया जाए, बर्तन के प्रसार को भी चेक कर लिया जाए, माप लिया जाए, तो जो प्रसार होगा वो प्रसार हमारा कहलाता है वास्तविक आयतन प्रसार। वास्तविक आयतन प्रसार, बात समझ में? तो द्रव के आयतन में प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब अगर हम वास्तविक प्रसार की बात करें तो आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। तो बर्तन का प्रसार बीसी और वास्तविक प्रसार ए, तो टोटल कितना हो जाएगा? एसी। ये हमारा आभासी प्रसार हुआ और ये वास्तविक प्रसार हुआ। तो अगर हम वास्तविक प्रसार की बात करें तो आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार दोनों को क्या कर देंगे? नहीं, बर्तन का प्रसार प्लस वास्तविक प्रसार दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो टोटल आयतन में प्रसार प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको? तो द्रव में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है सबको समझ में आया?
बोलो भाई। तो इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा द्रव में ऊष्मीय प्रसार। क्लियर बेटा? तो उम्मीद है आज का ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तब तक सभी बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी में तैयार करें। क्लियर? और इस तरीके से आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स।